ना एक सोल्यूशन ये होता है कि अगर हमारे पास थोड़े पैसे हैं तो हम ना एक ले सकते हैं, सर्वर ले सकते हैं। सर्वर ये होता है कि लोगों ने बेसिक लगाए हुए हैं पीसीज, यानी कि उनके पास बड़े पीसीज हैं और वो हमें ना अपने पीसी की ऑनलाइन एक्सेस दे देते हैं। ये भी मुझसे एक दोस्त ने पूछा था कि मैं कौन सा सर्वर खरीदूं, तो मैंने उन्हें बता दिया था ये कुछ सर्वर्स हैं जो अवेलेबल हैं, आप इनमें से खरीद लें। रन पोड है, अमेजोन की हैं, कुछ एज्योर है, वास्ट एआई है, गूगल के कुछ सर्वर्स हैं। इनके इतने कॉस्टली नहीं होते। इसमें ये होता है कि आप अपना जो है ना मॉडल जो होता है, आपको एक स्पेस मिल जाएगी, उनकी कंप्यूटेशन पावर्स आपको मिल जाएंगी। जैसे हम कोलैब के ऊपर कर रहे होते हैं ना कंप्यूटेशन, इसी तरह आपकी जो जितनी भी कंप्यूटेशन हो रही होंगी वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए उन्हीं के सर्वर्स पे हो रही होंगी। अगर आपके पास उसके भी पैसे नहीं है तो एक और सोल्यूशन होता है, वो होता है ट्रांसफर लर्निंग का। कभी किसी ने नाम सुना है ट्रांसफर लर्निंग का? नो सर। हाँ, ट्रांसफर लर्निंग यार एक सिंपल सा सीन है। ट्रांसफर लर्निंग का भी ना बहुत सिंपल सीन है। आपके पास ना देखें, हमारे पास ये इनपुट है और ये आउटपुट है। बात समझ आ रही है? ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है, और ये हमारे पास ना 6 लेयर्स हैं जिनके अंदर जो है ना पैरामीटर्स लर्न होने हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब यस। मेरा कंप्यूटर इन 6 के 6 को लर्न नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं ना बात करूं कि मेरा पीसी बिल्कुल जो है ना नकारा है, उसके अंदर कोई जीपीयू नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं जो सीपीयू पे रनिंग करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक प्री ट्रेन्ड मॉडल उठाऊंगा, एक ऐसा प्री ट्रेन्ड मॉडल जो इमेजेस के ऊपर ऑलरेडी ट्रेन हुआ हो। तो मैं क्या करूंगा, उस इमेज के ना जो देखो वेट्स को ना मैं फिक्स कर दूंगा, जो पहले उसने लर्न किए हुए हैं ना उनको मैं फिक्स कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा, उसकी इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर को मैं चेंज कर दूंगा, ताकि मॉडल अपने आप को इनपुट और आउटपुट के हिसाब से एडजस्ट कर ले। जैसे आपके पास रेजनेट है ना, इन्होंने 1000 क्लासेस के ऊपर ट्राई किया, लेकिन मैं एक अपने मेडिकल डाटा सेट के ऊपर कर रहा हूँ। हालांकि रेजनेट ने कभी मेडिकल का कोई डाटा सेट नहीं देखा, ट्यूमर के ऊपर वो नहीं है ट्रेन। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मेरे पास ट्यूमर और नॉट ट्यूमर है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 2 न्यूरॉन इंस्टेड ऑफ 1000 न्यूरॉन्स, और मैं उसके वेट्स को फिक्स कर दूंगा। उसी के ट्रेंड्स वेट्स के ऊपर मैं अपना मॉडल ट्रेन कर लूंगा, यानी कि मैं वेट्स को लर्न नहीं करूंगा। हाँ, अगर मेरे पास थोड़ा सा अच्छा जीपीयू है, मैं कहता हूँ कि चलो मेरे पास थोड़ा सा अच्छा जीपीयू है, तो मैं क्या करूंगा, इन 4 लेयर्स को मैं फिक्स कर दूंगा और ये 2 लेयर्स मैं लर्न कर लूंगा। इसको कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग, कि किसी और का ट्रेन मॉडल के जो है ना वेट्स को मैंने फिक्स कर लिया है। ज्यादातर जितने भी मॉडल्स हैं वो इमेज नेट के ऊपर हुए होते हैं ट्रेन। इमेज नेट की बात हम कर चुके हैं कि जिसके अंदर 1000 क्लासेस का डाटा है और मिलियंस ऑफ इमेजेस हैं। बात क्लियर है? हेलो। यस सर। अब इसमें क्या होगा, आपको ये इतने जो पैरामीटर्स हैं ये लर्न नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, इससे फर्क डलता है आपके ऊपर ना, कि आपकी लर्निंग उस तरह की नहीं होती जिस तरह की होनी चाहिए। अब ये देखो, ये वो केस था कि जिसके अंदर आपके पास बहुत लो कंप्यूटेशन पावर है। एक और चीज भी डिपेंड करती है, अगर आपके पास बहुत लो डाटा हो तो कभी भी लर्न ना करो, ट्रांसफर लर्निंग यूटिलाइज करो। सिंपल सा सीन है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट डाटा, यानी कि डाटा भी इनफ है और आपके पास एक डिसेंट जीपीयू है, तो आप कुछ लेयर्स को फिक्स कर दो और कुछ लेयर्स को आप लर्न कर लो। आपके पास बहुत डाटा है, ह्यूज डाटा है, और आपके पास जीपीयू भी बहुत ज्यादा है, यानी कि 15-20 आपके पास आपके कंप्यूटर में जीपीयू लगे हैं जो पैरेलली काम करते हैं।
तो आप जो है डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, आप अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएं और उसको स्क्रैच से रन करें। बात समझ आ गई है? अब मुझे ट्रांसफर लर्निंग के ना कुछ नुकसानात बताएं आप लोग। प्रोस तो हमने देख लिया ना कि हम इजीली ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। इसका कोई सर इंफॉर्मेशन लैक होती होगी इसमें, क्योंकि हम और कुछ और कुछ किसी को समझ आ रही है? आपको क्या लगता है इस जुमले का मतलब क्या है? अब इस जो जुमले किसी और का आर्किटेक्चर भी यूज कर रहे हैं, हाँ, तो इससे आपको क्या समझ किसी आती है? और की। अगर आप ट्रांसफर लर्निंग को यूटिलाइज करेंगे, आपको किसी और का आर्किटेक्चर यूटिलाइज करना पड़ेगा और उसी के वेट्स होंगे, आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में कोई खराफाती आइडिया आया है कि ये अगर मैं न्यूरल नेटवर्क बनाऊं, इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये जो है इसमें मैं एक नई चीज ऐड कर रहा हूँ, कुछ मॉड्यूल हो, कुछ जो है ना कुछ लेयर्स को मैं कनकैटिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या आपके जहन में एक नया आइडिया है, तो आपके ट्रांसफर लर्निंग से उस मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं। अब बताएं, एक आपके जहन में बिल्कुल ही एक न्यू आर्किटेक्चर आया है यूजिंग CNN, नो सर, नहीं कर सकते। तो ट्रांसफर लर्निंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि आप अपने आर्किटेक्चर्स, अपने आइडियाज इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप दूसरों के जो आर्किटेक्चर्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं जस्ट। बात क्लियर है? तो जो आप कह रहे हैं कि हम थोड़ी सी लेयर्स फिक्स करके और उसके बाद काम कर सकते हैं, तो पर लेयर्स को वो तो क्या फिक्स चीज? कर रहे हैं ना आप। जो लेयर्स आपने फिक्स कर दी हैं, फॉर एग्जांपल ये 4 लेयर्स फिक्स कर दी हैं, तो आप यहाँ पे तो कुछ नहीं ऐड कर सकते ना। उसके अलावा भी जब आप आर्किटेक्चर उठाते हो ना, आप अनफ्रीज करते हो उन लेयर्स को, आप यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर सकते। हाँ, एट द एंड आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। जब मॉडल ट्रेंड है उसका मतलब है कि मॉडल का आर्किटेक्चर आप नहीं कर सकते ट्वीक। हाँ, एक बात है, आपके पास जीपीयू अच्छा है, आपने पहले रेजनेट का आर्किटेक्चर बना लिया, उसके अंदर अपनी कस्टम लेयर्स ऐड कर ली, आपके पास जीपीयू अच्छा है, आपने उन कस्टम लेयर्स के साथ अब आप पूरा आर्किटेक्चर लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपना जीपीयू है, आपके पास कंप्यूटेशन पावर है। आप यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ ले जाएं, यहाँ से यहाँ पीछे वापस ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपके पास अपना जीपीयू है। लेकिन जब आप ट्रांसफर लर्निंग को यूटिलाइज करें तो आप ट्वीक नहीं कर सकते, इन लेयर्स को आप ना चेंज नहीं कर सकते। नो इनोवेशन हो गया इसमें तो। हाँ, नो इनोवेशन है कि आप किसी का आर्किटेक्चर यूटिलाइज कर रहे हैं जस्ट, तो ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन इनसे इजी ये हो जाता है कि आप जो है ना अपनी लेयर्स को ट्रेन कर सकते हैं इजीली, यानी कि आप अपने एक जो है ना कर सकते हैं इजीली। अभी ना मैं आपको ना एक गूगल इंसेप्शन का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये है गूगल लेनेट, ये भी बहुत हाईली रैंक पेपर है। इसके अंदर ना इंसेप्शन मॉड्यूल होता है। अब पीछे क्या था, रेसिड्यूअल ब्लॉक था, इन्होंने आइडिया दिया था इंसेप्शन मॉड्यूल का। इवन ये इससे पहले आया है, ये 2014 का पेपर है। इन्होंने कहा, इन्हें नहीं पता था कि क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, इसके बाद रेजनेट आया था, इसकी यानी कि परफॉर्मेंस रेजनेट से काफी कम है। लेकिन एक पेपर है, ये भी गूगल का पेपर है, जो रेजनेट आया है वो माइक्रोसॉफ्ट का था। इन्होंने कहा था डीपर मीन्स में भी ओवरफिटिंग। इन्होंने भी देख लिया था कि जब हम ज्यादा डीप जाते हैं ना तो हमारी जो है ना मॉडल की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इन्हें समझ आई कि मे भी ये ओवरफिटिंग है। बात क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक इंसेप्शन मॉड्यूल बनाया।
इन्होंने क्या किया, ये एक नए खराफाती आइडिया के साथ आए। कहने का मतलब ये है, इन्होंने ना एक लेयर ली, ये एक प्रीवियस लेयर है AL, और अगली लेयर की आउटपुट क्या होगी, AL+1। बात क्लियर है? तो इन्होंने ना एक खराफाती दिमाग में इनके हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बताया करें ताकि मैं जी भी जी आ रही है। ठीक हो गया। इनके दिमाग में एक आइडिया ये आया कि इन्होंने क्या किया, एक ये लेयर थी यहाँ 3x3 की, जो है आपने, इन्होंने मैक्स पूलिंग भी अप्लाई कर दी इसी इनपुट के ऊपर, इसी इनपुट के ऊपर 5x5 की कॉन्वोल्यूशन भी अप्लाई कर दी, इसी के ऊपर 3x3 की कॉन्वोल्यूशन भी अप्लाई कर दी, इसके ऊपर 1x1 कॉन्वोल्यूशन भी अप्लाई कर दी, और एट द एंड इन तीनों को जो है ना कनकैटिनेट कर दिया। कनकैटिनेट करने के बाद उसने इसके ऊपर रैलू अप्लाई कर दिया, तो इनके लिए एक नया मॉड्यूल बन गया। इसकी जो है एक्यूरेसी ज्यादा थी, इसका जो लॉस था वो कम हो गया। इन्होंने कहा कि ठीक है, हमने एक नया आर्किटेक्चर बना लिया, उसको इन्होंने दिया इंसेप्शन मॉड्यूल। लेट मी सी, मेरा था ना प्लान नहीं था इसको डिस्कस करने का। मैं पेपर डाउनलोड कर लेता हूँ ये। ये पेपर है इनका, ये पेपर है इनका, गोइंग डीपर विद कॉन्वोल्यूशन। यानी कि इसके अंदर काफी बंदे जो हैं गूगल के थे, कुछ यूनिवर्सिटियों में किजन के हैं, और यानी कि ये बिग ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्टली जो लोग हैं ना वो गूगल के हैं, इसीलिए इन्होंने इसका नाम जो है ना गूगल लेनेट रखा है। अच्छा, इनका आर्किटेक्चर्स में, हाँ ये देखें, ये इन्होंने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, मैंने वहां पे इसको वर्टिकल किया हुआ है अपनी नोट्स के अंदर। यानी कि इन्होंने 1x1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर दी, 3x3 कर दी, 5x5 कर दी, और 3x3 की मैक्स पूलिंग करके इनको कनकैटिनेट कर दिया। ये है इनका इंसेप्शन मॉड्यूल, जस्ट सिंपल। उसके बाद इन्होंने इसका एक और कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल भी बनाया था, कि ये एक लेयर है और एक ये लेयर है। इन्होंने क्या किया, 1x1 कॉन्वोल्यूशन के बाद 3x3 अप्लाई की, यहाँ 1x1 के बाद 5x5 अप्लाई की, यहाँ पे 3x3 के मैक्स पूलिंग के बाद 1x1 अप्लाई की, और इधर से 1x1 अप्लाई करके इनको सबको कनकैटिनेट कर दिया। इन्होंने देखा इसकी एक्यूरेसी हमारे पास अच्छी आ रही है, तो इन्होंने कहा इट्स आवर मॉडल। तो इन्होंने डिफरेंट इनके बताए हैं कि हमारे इतने पैरामीटर्स हैं, इन्होंने पैरामीटर्स की भी डिटेल डाली हुई है। ये देखें, अब एक और इन्होंने ना बड़ा अच्छा काम किया था। अब आप देखेंगे कि बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये देखें, ये इनका ना एक गूगल इंसेप्शन का लेनेट आर्किटेक्चर है, गूगल लेनेट। देखने में कितना मजे का लग रहा है, तो आप लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ट्रस्ट में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लग रहा है। अब इन्होंने पता क्या बात की थी, इन्होंने कहा है कि यार अगर हम डीप जा रहे हैं ना, डीप, इसका मे भी मकसद ये हो सकता है कि जितना हम डीप जाएंगे ओवर फिटिंग हो जाएगी। डीप मींस चांसेस ऑफ ओवर फिटिंग, दे सॉफ्ट मैक्स एट मल्टीपल पोजीशंस। इन्होंने ना आउटपुट ना मल्टीपल पोजीशंस पे ले लिया है, रिगार्डलेस उसके एंड पे जाके ये आउटपुट ले। इन्होंने ना आउटपुट मल्टीपल पोजीशंस पे ले लिया है, और जहां पे आउटपुट अच्छी आ रही है उसको इन्होंने कंसीडर कर लिया कि ये यहाँ तक हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दे इन्होंने मल्टीपल किया, और जहां एक्यूरेसी बेहतर है
इन्होंने वहां तक का गूगल लेनेट को यूटिलाइज किया है। बात क्लियर है? अभी मैं समझाता हूँ, मे बी आपको समझ ना आई हो। देयर इज अ हाई चांस कि आपको समझ नहीं आई। यार ये देखो, ये ना इन्होंने ना अपसाइड बनाया हुआ है। अगर आप इसी को ना वर्टिकल कंसीडर करो ना, यूं जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हम वर्टिकल थे, ये अपसाइड है। ये आपकी इनपुट है और ये आपकी फाइनल आउटपुट है। अगर आप ये पूरा पाथ क्लियर करके जाते हो, ये मल्टीपल इंसेप्शन के मॉड्यूल पास करके जाते हो, तो आप बहुत डीप जा रहे हो। तो चांसेस है कि यहाँ तक आते आते आपकी जो है ना मॉडल ओवरफिट हो गया इनके मुताबिक। उस वक्त तक नहीं पता था कि रेजिडुअल नेटवर्क्स भी होते हैं, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस टाइप की चीजें नहीं पता थी। तो उन्होंने कहा ओवरफिट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे मॉडल की परफॉर्मेंस कम है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना दरमियान में भी आउटपुट मल्टीपल जगह पे ना सॉफ्ट मैक्स कर लिया। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से इन्होंने किया 1 2 3 और 3 के बाद इन्होंने डायरेक्टली सॉफ्ट मैक्स लगा दिया। फिर 4 5 6, ये 6 के बाद इन्होंने सॉफ्ट मैक्स लगा दिया और फिर एक एट दी एंड लगा दिया। अब ये देखेंगे कि कहाँ पे आउटपुट अच्छी आ रही है। अगर यहाँ पे आउटपुट अच्छी आ रही है ना, तो ये आगे वाले को डेल कर देंगे और सिर्फ यहीं तक लर्निंग करेंगे कि यहाँ तक का यूटिलाइज करेंगे। अगर यहाँ तक आउटपुट अच्छी आ रही है, यानी कि यहाँ आउटपुट कम है, यहाँ अच्छी है, तो यहाँ तक का करेंगे। और अगर यहाँ तक आ रही है तो यहाँ तक का करेंगे। बात क्लियर होगी कि गूगल इंसेप्शन एक्चुअली है क्या? मल्टीपल आउटपुट से इस तरह तो ये हाँ, मल्टीपल आउटपुट्स है ना। ये देखे ना, इन्होंने क्या किया, मल्टीपल जगह पे आउटपुट ले रहे हैं मॉडल के अंदर ना, एट मल्टीपल डेप्थ्स आउटपुट ले रहे हैं। जहां पे आउटपुट सबसे ज्यादा होगी ना, सिर्फ वो वहां तक के आर्किटेक्चर को कंसीडर करेंगे। बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर। तो इस तरह का अच्छा सर, वैसे सर आज तक मैक्सिमम कितनी आउटपुट अचीव हो चुकी है? कोई भी हम कहते हैं कि यार भाई अभी आर्किटेक्चर मैं लगा। बताऊं, इतने इनके अंदर पेपर्स निकल रहे हैं ना, हर दूसरे दिन पेपर निकलता है, हर दूसरे दिन। लेकिन हम जो है ना, हम जिन चीजों को ये पता है क्या लोग क्या करते हैं। जैसे ये अब लोग ना सीन करें इंसेम्बल लर्निंग का। इंसेम्बल लर्निंग क्या होती है कि दो आर्किटेक्चर्स को मिक्स कर देंगे। जैसे इंसेप्शन को और रेजनेट को आपस में मिक्स कर दिया, यानी कि दरमियान में ना कहीं पे उन्होंने स्किप कनेक्शंस भी लगा दिए। बात समझ आ रही है? ये बहुत आपको हजारों मिलेंगे इस तरह के, हजारों आर्किटेक्चर में। बात क्लियर है? उसके अलावा लोग ना एक और काम कर रहे हैं कि ना वो 2 3 आर्किटेक्चर लेंगे, VGG 19, VGG 16 और रेजनेट और इंसेप्शन मॉड्यूल। इन तीनों से ना डायरेक्टली आउटपुट लेंगे और उनके अंदर ना वोटिंग करवा लेंगे। इसको कहते हैं इंसेम्बल लर्निंग। अच्छा यार 1 मिनट रुकिएगा, मुझे ना एक कॉल सुनने दे, दोबारा दोबारा कॉल्स कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए, ठीक है? जस्ट ओके सर। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं ना थोड़ी देर में करूं कॉल? मैंने जान को काटी थी और मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं 5 10 मिनट तक 20 मिनट तक करूँ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज यस मेरी? सर, यस सर। ठीक हो गया। ये ना इसी तरह के, ये इस तरह के आपको कई आर्किटेक्चर्स मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका टास्क क्या, आप मेडिकल के किस साइड पे कर रहे हैं। आप ये डिपेंड करता है कि कौन सा आर्किटेक्चर आपके कौन से टास्क पे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस तरह का ना, अभी मैं एट द एंड ना आपको एक जुमला दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा था उस वक्त। इसको पढ़ें और बताएं कि आपको इसकी क्या समझ आती है।
तो कहते हैं कि अभी तक कोई बेसिक प्रिंसिपल नहीं है और बस जो चीज़ हमें मैक्सिमम मैक्सिमम एक्यूरेसी दे दे वो हमारे लिए सफल बन जाता है, बेहतर बन जाता है। इससे अभी तक हमने जितने भी डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर्स पढ़े हैं, आपको क्या समझ आई है? तो वो सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस हैं जिसकी एक्यूरेसी बेहतर आ जाती है, वो बस अच्छा एक नेटवर्क इस बन जाता है तरह पे एल्गोरिथम ना हमारे पास। देखें, आप भी इस तरह की टेस्टिंग्स कर सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड था कि क्या है, आर्किटेक्चर्स की समझ आनी चाहिए कि आर्किटेक्चर्स काम किस तरह करते हैं, आपको डिजाइन करने आने चाहिए। हमने कितने ही आर्किटेक्चर आपके सामने मैंने बैठ के यहाँ पे डिजाइन किए हैं, उन्हीं को रेप्लिकेट किया है। अपना भी मैं बना सकता हूँ, कोई भी मेरा मेरा दिल चाहे मैं जिस तरह का मर्जी आर्किटेक्चर बना लूं। बात समझ आ गई है? तो अभी तक ना कोई ऐसा साइंस नहीं है, अभी कोई ये नहीं होगा कंफर्म कि ये देखो, अगर इंसेप्शन आया था तो ये कहते थे इससे बेहतर नहीं कुछ कर सकता, इस तरह ये आर्किटेक्चर फंडामेंटल कर दो, ये सीन नहीं है। इंसेप्शन है, रेजनेट है, अभी आपको पता नहीं कितने नेटवर्क, अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितने नेटवर्क हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आपके अच्छा सर, नॉलेज के ये ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा, वो आपने देखना है। सर ये जो बड़े बड़े हमारे पास लैब हैं, गूगल की हो गई या फिर हमारे पास अमेजोन वगैरह की हैं, इनके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो ये नहीं ट्राई करते ये चीज़ें? यार ये रोज ये पेपर किन्होंने निकाले, मुझे ये बताओ। सर वो तो अब के लेटेस्ट पेपर है ना गूगल के, उससे पहले तो जो है कि सिंपल लोगों ने किए हुए हैं। मेरी देखे टाइम लेती है एक फील्ड, ये 2015 2016 की बात है। मैंने कहा है कि पहले पता है क्या सीन था, एक तो ना डाटा सेट नहीं थे इतने बड़े बड़े जो अब अवेलेबल है। हम्म, उसके अलावा उस वक्त ऐसे आर्किटेक्चर्स नहीं थे। आप अभी देखे ना जीपीयूज की हिस्ट्री, जीपीयूज के बगैर ये काम नहीं हो सकते। जीपीयूज की हिस्ट्री देखेंगे तो गेमिंग की वजह से जीपीयूज बूस्ट हुए हैं, गेमिंग यस सर। पीसीज की वजह से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी आती है। तो ये बातें अभी, ये देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये कुछ ना आर्किटेक्चर्स हैं जो इस वक्त आप ट्राई कर सकते हो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये देखें, कॉननेट है, कॉन्वेक्सटिनी है, डेंस नेट है, एफिशिएंट नेट है, एफिशिएंट नेट वी है, इसके काफी वर्जन हैं। उसके बाद इंसेप्शन V3 जो भी हमने डिस्कस किया है, गूगल का इंसेप्शन। मोबाइल नेट है, ये रेजनेट है, आप 50 कर सकती हैं, 152 रेजनेट 101 और 101 का V2, VGG 16, VGG 19, एक्सेप्शन, एफिशिएंट नेट, तो इमेज। ये हमारे सिस्टम पे कर जाएंगे क्या? आप आपके सिस्टम को क्रैश कर गए थे? नहीं, मैं अब कर रहा हूँ ट्रांसफर लर्निंग। मैंने कहा कि हम इनको इतने पैरामीटर्स हम अपने लर्न नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्रांसफर लर्निंग तो कर सकते हैं ना यूटिलाइज। अच्छा। अब मैं ये थोड़ी बता रहा हूँ कि मैं इतने पैरामीटर्स को लर्न कर लूंगा। अब इसका एक नहीं सोल्यूशन है, नहीं, वो मैं तो ये एक ही है। पैरामीटर पे कह रही हूँ। जैसे अभी उस दिन VGC 16 हो रहा था ना लर्न, और वो क्रैश ये हो गया देखें, था। वो मैंने किया था फ्रॉम द स्क्रैच। मैं कोशिश कर रहा था 139 मिलियन पैरामीटर्स को लर्न करूं। तो उसमें क्या हुआ था, मेरे लैपटॉप की रैम है 16 GB। तो 16 GB रैम जो है वो मेमोरी फुल हो गई थी। जीपीयू मेरे पास सिर्फ 8 GB का लगा हुआ है। मेरे कंप्यूटर में 8 GB का जीपीयू क्या करेगा? तो इसका एक बेसिक सोल्यूशन ये है कि अगर आपने इस तरह के टास्क करने हैं तो कोई एक आधा सर्वर खरीद लो, उसको मंथली पे करो, नहीं तो फिर कोई अच्छा सा जीपीयू ले लें। कि अच्छा, तो अब ये सीन हो गया। अब ये देखें, एक ना अब ये टेंसर फ्लो की ना वेबसाइट है, इन्होंने ना इमेज नेट के ऊपर ना ये तमाम मॉडल्स ट्रेन किए हुए हैं। मैंने इसका ना लिंक आपको पहले भी बता दे दिया था। ठीक है, अब मैं ना इसको यूटिलाइज करता हूँ ट्यूमर डिटेक्शन और नॉट ट्यूमर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, और इन्होंने ना एक कोड दिया हुआ है कि इसकी जो इंक्लूड टॉप लेयर्स हैं, कि इनकी जो टॉप लेयर कौन सी होती है, कि यहाँ पे ना सिर्फ आप टॉप लेयर को चेंज कर सकते हो और दरमियान वाली किसी लेयर को आप चेंज नहीं कर सकते। और ये इसके अंदर जो वेट्स हैं, यानी कि मॉडल ट्रेन है इमेज नेट के ऊपर,
और इसकी जो इनपुट शेप है आपने देखना है कि कितने इनपुट के ऊपर ये मॉडल ट्रेन हुआ है, तो वो 224 बाय 3। अगर मैंने इस आर्किटेक्चर को, इस ट्रेन मॉडल को अपने टास्क के लिए यूटिलाइज करना है, तो सबसे पहले मेरी इनपुट इसकी तरह की सेम होनी चाहिए, 224 बाय 3 की। बात क्लियर है? पहली स्पेसिफिकेशन इसकी ये हो गई। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले मेरे पास दिखाता हूं मैं, ये मैंने कुछ टेंसर फ्लो में से कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनको मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ना अपना थोड़ा डाटा सेट देख रहा हूँ, मेरा डाटा सेट किस तरह का है। तो ये मैंने रैंडमली देखा है, नीचे मैंने इसका किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि मेरे इमेज की शेप क्या है, 256 बाय 3। लेकिन अगर मैंने रेजनेट को यूटिलाइज करना है, उसकी इनपुट शेप क्या है अभी दिखाई है मैंने, 227। तो सबसे पहले तो मुझे ये अपनी इमेज का साइज चेंज करना पड़ेगा। ऐसी बात है, अगर मैंने रेजनेट ट्रेन करना है, तो ये देखें ये ट्यूमर वाला इमेज है, इसके अंदर ट्यूमर है और इसके अंदर ट्यूमर नहीं है। अब मैं डाटा को ना प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब ये बताएं, मैंने ना उसका पाइथन का ना एक लेक्चर रखा था जिसके अंदर मैंने आपको ना वेरिएबल्स वगैरह पढ़ाए थे, कंटेनर्स वगैरह पढ़ाए थे, डाटा कंटेनर्स। मैंने एक चीज कही थी कि यार ये एक स्पेसिफिक ये वाला जो चीज है ना, ये हमारी डीप लर्निंग में बहुत यूटिलाइज होगी। किसी को याद है? हेलो, बहुत सारे। क्या बात है। मैंने कहा था जो एम्प्टी लिस्ट है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगी। वो क्यों यूटिलाइज होगी कि हम अपने इमेजेस को एम्प्टी लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। अब मेरे पास ना दो फोल्डर के अंदर डाटा है। ये एक ट्रेनिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे डाटा पड़ा है और यहाँ पे ये मेरे पास टेस्टिंग के लिए डाटा पड़ा है। मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया, ठीक हो गया। अब मैंने ना एक एक करके इमेज को मैंने करना है, एक एक इमेज को मैंने रीड करना है। अगर मैं एक एक इमेज को रीड करूंगा फिर उसको मैं कहीं पे स्टोर करूंगा, तो मैं उसको कहाँ पे करूंगा? एक्सट्रेन की मैं सबसे पहले ना एक एक्सट्रेन के लिए अलग से मैंने बना लिया है एक एम्प्टी लिस्ट, वाई ट्रेन के लिए एम्प्टी लिस्ट बना ली है, एक्स टेस्ट के लिए बना ली है और वाई टेस्ट के लिए बना ली है। बात क्लियर है? और एक और बात, मैंने इमेज साइज क्या रखा है? 224। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाऊंगा और एक एक इमेज को मैं रीड करूंगा। तो ये cv.im रीड। उसके बाद मैंने ये फिल्टर अप्लाई किया, बायलैटरल फिल्टर। ये आपने अपने टास्क के हिसाब से देखना है कि कौन सा फिल्टर आपके टास्क में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कलर मैप अप्लाई किया और रीसाइज किया है। रीसाइज किससे किया है? इमेज साइज है 224, तो ये क्या हो जाएगा? 224 बाय 224। और मैंने इसको किस में अपेंड किया है? अगर मैं ट्रेनिंग के फोल्डर से डील कर रहा हूँ ना, ट्रेनिंग के पास है, तो मैंने अपेंड क्या करना है? xtn.append। अपेंड किस लिए यूटिलाइज होता था, किसी को याद है? एडिशन के लिए, एट द एंड एडिशन के लिए। आपके पास अगर एक लिस्ट है ना, उसके हर एंड पे ना वो उसको ऐड करता जाएगा, और उसी तरह मैं वाई ट्रेन में अपेंड कर लूंगा। इसी तरह मैं टेस्ट सेट के लिए आ रहा हूँ, तो रीड करूंगा, बायलैटरल फिल्टर लगाऊंगा, अप्लाई कलर मैप, और अपने इमेज को रीसाइज कर लूंगा ताकि मैं मॉडल को ट्रेन कर सकूं, और इसको अपेंड कर लूंगा। उसके बाद मैंने ये क्या किया है, एक बार हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे थे और हमारा न्यूरल नेटवर्क ने जो लर्निंग है 0 दिखाई थी। याद है किसी को? यस सर। न्यूरल नेटवर्क ने कुछ लर्न ही नहीं किया था। मैंने इंटेंशनली मिस्टेक छोड़ी थी कि आप लोगों को यस सर। अंदाजा हो। स्केलिंग नहीं की थी हमने। तो ये यहाँ पे मैंने स्केलिंग किया ताकि मेरे पिक्सल्स की रेंज है वो ना, वो 0 से 1 के दरमियान में रहे। अब अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो अब आप ये देखिए यहाँ एक मैंने लाइब्रेरी अप्लाई किया TQDM। TQDM का सिर्फ ये है कि ये ना मैं विजुअली बता देता है कि हमारे जो है कितना डाटा प्रोसेस हो गया है।
पहला आपका एक्सेल के लिए टेस्ट होती है, वाई के लिए ये है बड़ा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने भी आफ्टर जो है ना ट्रेनिंग, आफ्टर ये अरेज बनाने के बाद ना रेंडमली देखा है, तो अब इमेज जो है ना ये कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं। अब मैंने स्प्लिट करना है किस चीज को, टेस्ट ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में वो ऑलरेडी जो है ना स्प्लिट है हमारा डेटा, तो मैंने क्यों मैं स्प्लिटिंग कर रहा हूँ। अब मैं किस चीज के लिए स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, या तो मैंने वैलिडेशन। यहाँ वैलिडेशन सेट निकालना है, तो ये मैं वैलिडेशन सेट के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज कर रहा हूँ साइकिल लेंथ से। तो अब देखो हमारे इमेज का साइज क्या हो गया है, 224 बाय 224 बाय 3, यानी कि इसका मतलब है कि अब मैं इसको फीड कर सकता हूँ अपने रेजनेट में। अब मैं रेजनेट में गया हूँ, मैंने ये वाला कोड कहा सर यहाँ कॉपी कर लिया। हाँ ये 584 टोटल अमाउंट ऑफ पिक्चर्स है हाँ, हमारे ये पास। टोटल अमाउंट ऑफ पिक्चर्स होंगी, मे बी टोटल अमाउंट ऑफ पिक्चर्स ही होंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने बहुत पुराना किया होगा इसको। उसके ओके बाद सर। जहाँ पे आपको इनकोडिंग रिक्वायर हो वहाँ इनकोडिंग कर लें, तो मैंने यहाँ 1 हॉट इनकोडिंग की हुई है। आप लेबल इनकोडिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी आउटपुट किस पे अच्छी आ रही है। तो मेरे पास है रेजनेट 50 यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये देखो, सिंपली मैंने यहाँ से ना ये एक जो है ना सिंपल सा ये कोड मैंने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये यहाँ पे, अब इससे पहले मुझे क्या करना है, ये देखिए मैं इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, tensorflow.keras.applications। अगर आप यहाँ पे भी जाएंगे ना आप देखेंगे tensorflow.keras.applications, उसके अंदर आपको रेजनेट चाहिए। तो यहाँ पे देखें tensorflow.keras.application import रेजनेट, क्योंकि एप्लीकेशंस के अंदर जो है ना मल्टीपल मॉडल्स हैं, ये देखें कितने सारे मॉडल्स पड़े हैं। आप सबको ट्राई कर सकते हैं कि आपका आपके डाटा के ऊपर कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इनको कर लिया है tensorflow.keras, यहाँ से कर लिया, और सबसे पहले लोड प्री ट्रेन्ड रेजनेट मॉडल्स। अब मैंने क्या किया है, रेजनेट 50 वेट्स कहाँ गया, इमेज नेट के इंक्लूड टॉप इज इक्वल टू फॉल्स के, मैंने जो इनकी ट्रेनिंग है इनको ट्रेन श्रेन नहीं करना। इंक्लूड शेप इमेज साइज बाय 3, इमेज साइज मैंने ऊपर 224 बाय 224 बाय 3 रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, सब लेयर्स को फ्रीज कर दिया, लेयर्स डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फ्रीज या फॉल्स, इनके लेयर्स को मैंने ट्रेन नहीं करना। और इसके बाद मैंने जस्ट इसको जो है अपने टास्क के लिए कर लिया, वो था 1000 के लिए, यहाँ पे मैंने किया 2 के लिए। अब मैंने 2 के लिए क्यों किया है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्लासेस 1000 है, लेकिन यहाँ मैंने हम 2 के लिए वो तो क्लासिफिकेशन कर रहे इमेज हैं। नेट की होती है ना। हाँ, तो ये मैंने हमने तो ट्यूमर और नॉट ट्यूमर करना है, तो हमने इसको अपने हिसाब से कर लिया। और एक्टिवेशन में अप्लाई कर रहा हूँ सॉफ्ट मैक्स, लेकिन यहाँ पे मैं जो है सिग्मोइड भी लगा सकता हूँ, ये डिपेंड करता है। और इसको मैंने किया, जब इसकी मैंने समरी देखी तो इसमें रेजनेट के कितने पैरामीटर्स हैं, 23 इशारिया तकरीबन 23,58,587,712। अब ये देखो कि यहाँ कितने टोटल पैरामीटर कितने हैं, 23 मिलियन, और 89 MB का मॉडल है। और नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं, ट्रेनेबल 0, क्योंकि हमने तमाम लेयर्स को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया है। फ्रीज कर दिया, यानी कि हमने इनको तो हमने इनको लर्न नहीं करना, हमने जस्ट अपना मॉडल कंपाइल किया और हमने अपनी इनपुट इसके अंदर से गुजारी है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी एक्यूरेसी कितनी निकल रही है, तो ट्रेंड और नॉन ट्रेंड का वो तो एक ही वैल्यू आ रही है। 87% एक्यूरेसी। ये 87 निकल रही है ना। हाँ, ये तो 87। तो अब ये देखें, अच्छी बात ये होती है कि ये देखना होता है मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप ये देखेंगे ना, एक्यूरेसी दोनों बढ़ रही हैं और लॉस दोनों कम हो रहे हैं, ये एक अच्छे मॉडल की निशानी होती है। कुछ वक्त के बाद ये जाके जो है ना वो भी हो जाते हैं, यानी कि कांस्टेंट हो जाते हैं, और यानी कि इसके बाद इससे हम कुछ नहीं कर सकते।
अगर आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्लासेस थी वो सही प्रिडिक्शंस हुई हैं। अगर आप डायगोनल पे देखें ना, मोस्ट ऑफ द क्लासेस डायगोनल में है, लेकिन जो काफी जो ट्यूमर वाले इमेजेस थे, 86 ट्यूमर वाले इमेजेस थे जिसको इसने गलत प्रिडिक्ट किया है। यहां से ये नजर आ रहा है। और जो नॉन ट्यूमर थे यानी कि नॉर्मल इमेजेस जिनके अंदर ट्यूमर नहीं था, उनको इसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और सिर्फ 6 गलतियां किया, और ट्यूमर के ऊपर इसने 86 गलतियां की हैं। तो ये बताएं ये मॉडल किस तरफ बायस है, ट्यूमर की तरफ, नॉन ट्यूमर की तरफ? तो ये नॉट ट्यूमर की तरफ बायस। हाँ, नो ट्यूमर्स के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और बात सही भी है कि इसको ना नो ट्यूमर्स वाले इमेज को एनालाइज करना ज्यादा मुश्किल काम है। फिर भी अच्छा है कि इसने 294 इमेजेस के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया है, करेक्टली क्लासीफाई किया, 86 को गलत किया है। अगर मैं इसमें थोड़ी ट्वीक्स करूं, थोड़ी सी अपनी तरफ से अगर मैं इसकी इनपुट्स में करूं, तो मैं इसकी एक्यूरेसी और भी अच्छी बढ़ा सकता हूं। बात क्लियर है? यस सर। तो यहां तक किसी को समझ ना आई हो, या किसी को लगता हो कि वो आगे इन चीजों को परफॉर्म नहीं कर सकता? इसमें से ये जो आपने जैसे ये एक प्रोजेक्ट लेकर इसको परफॉर्म किया है, तो हम भी इसमें से ये जो इतने सारे लर्निंग प्रोजेक्ट्स है इनको लेके कर सकते हैं, लेकिन फिर वो कोडिंग एरर मैं ना आता है। आपको सिंपली दिखाता हूँ। 2 मिनट रुकिए, कुछ भी नहीं आता है एरर। आप थोड़ा सा कोडिंग से थोड़ा आगे चलें। 2 मिनट रुकिए, इसको नहीं करते। ये अभी इनका ना अनपब्लिश्ड वर्क है। ये इन्होंने ना मुझे रिव्यू के लिए भेजा था, ये एक पेपर है। इन्होंने ना सेम यही किया हुआ, इन्होंने ना तमाम मॉडल्स जो है ना, तमाम मॉडल्स सबको अप्लाई कर दिया है। जिसकी अच्छी एक्यूरेसी आई है उसको ये आगे ले गए हैं। इन्होंने जितने भी यहाँ मेजोरिटी ऑफ केसेस आपको मिल जाएगा सबको ट्रेन किया है, यानी कि ये वाला यूटिलाइज किया, ट्रांसफर लर्निंग को यूटिलाइज किया इन्होंने भी। तो भी मैं दिखाऊं भी सही, जिस डाटा सेट पे हमने उस दिन काम किया है ना, उन्होंने ना इसके ऊपर काम किया है। ये वाला डाटा सेट है, लेवरेजिंग CNN टू ट्रांसफर लर्निंग फॉर एनहांस्ड इमोशन रिकॉग्निशन। जिस डाटा सेट में हमने लास्ट टाइम एलेक्स नेट के लिए काम करे थे ना, इन्होंने ट्रांसफर लर्निंग को यूटिलाइज करके ना ये तमाम नेटवर्क्स को ट्रेन किया और देखा कि यार कौन सा हमारे लिए बेहतर है। बात क्लियर है? मैं भी आपको ना कई सौ पेपर्स दिखा सकता हूँ ऐसे, कई सौ पेपर्स जो इस वक्त पब्लिश्ड हैं और ट्रांसफर लर्निंग को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे ना, मेजोरिटी ऑफ लोग सबको ट्राई करते हैं। यस सर। तो मैंने आपको भेजा था ना वो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें भी उसने सबको इस्तेमाल किया हुआ है, एक्सजी बूस्ट, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। ट्यूमर डिटेक्शन। और मैं आपको बताऊं, ये जो रेजनेट है ये ट्यूमर्स के डाटा सेट्स के ऊपर अच्छा काम करता है। अभी मैं पहला ही आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये 52 जगह साइट हो चुका है पेपर, ये वाला पेपर नहीं, ये नहीं है, ये वाला पेपर है। ये अब आगे आ गया। अब ये देखें, इन्होंने डाटा ऑगमेंटेशन किया। डाटा ऑगमेंटेशन ये होता है कि इन्होंने ना अपने डाटा को ना आर्टिफिशियली बढ़ाया है। डाटा ऑगमेंटेशन के ऊपर हमारी बात नहीं हुई है, मुझे किसी वक्त ना याद करवाइएगा, क्योंकि मे बी नेक्स्ट लेक्चर लास्ट हो, तो मुझे ना अगले लेक्चर में ना याद करवाइएगा कि सर डाटा ऑगमेंटेशन के ऊपर बात करनी है। बहुत ईजी है डाटा ऑगमेंटेशन भी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ट्रेनिंग विद ट्रांसफर लर्निंग, ट्रेनिंग फ्रॉम जीरो,
network trained with ImageNet and evaluated with same data। ये देखें बातें वही हो रही हैं। इधर मैंने अभी ये देखें रेजनेट 50 इन्होंने भी इसी तरह करना किया होगा। अब ये पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने किस तरह चीजें क्या क्या की हैं। और इन्होंने ये देखें ये भी वही काम कर रहे होते हैं। ये देखें इन्होंने रेजनेट को भी एक्सप्लेन किया अपने पेपर के अंदर कि ये रेजनेट का आर्किटेक्चर है। तो ट्यूमर्स का मैंने ना आपको ये पेपर ऑन करने से मैंने पहले आपको बताया कि ट्यूमर्स के डाटा सेट के ऊपर ना रेजनेट अच्छा परफॉर्म करता है। तो इन्होंने भी आई थिंक रेजनेट को ही यूटिलाइज किया हुआ है। ये देखें रेजनेट 50v2 ये रेजनेट है। द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ रेजनेट नेटवर्क। इन्होंने ना ऐसे ही बढ़ाया हुआ है डाटा को ना बहुत ज्यादा। हाँ एक मैंने आपको बात बताई थी कि आप अपने डाटा सेट को ना बढ़ा सकते हो। तो क्या कर सकते हो कि आप डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। अच्छा डाटा ऑगमेंटेशन पे ना यही बात कर लेते हैं। अब ना डाटा ऑगमेंटेशन क्या होता है कि डाटा ऑगमेंटेशन मुझे ना ये इमेज मिल गई है ना इसलिए कर रहा हूँ बात। अच्छी इमेज है। आपको क्या लगता है कि डाटा ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होगा? डाटा को इकट्ठा करना। नहीं ऑगमेंटेशन का मतलब इकट्ठा करना तो नहीं होता। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना डाटा सेट को। अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक इमेज है। ये एक ना इमेज है। अब ना ये देखें आपको पता है कि इमेज का मतलब क्या होता है? हेलो तस्वीर होता है, पिक्सेल्स। इमेज का मतलब होता है पिक्सेल्स। पिक्सेल्स की अरेंजमेंट, पिक्सेल्स की वैल्यूज। मेरे पास ना एक इसको ना मैं उधर ऑन करता हूँ पीडीएफ में, फिर मैं भी ये बेहतर लगे। डाटा ऑगमेंटेशन इन्होंने क्या किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये पीछे जो ये है ना ये इन्होंने कोई प्री प्रोसेसिंग किया है जो है ना इक्वेशंस लगाई होंगी हर एक की। अपने डाटा को इन्होंने एनालाइज किया, इनका डाटा किस तरह का है। ये वो चीजें हैं। हमारे जो काम की चीज है वो यहाँ पे है टॉपिक की। फिर ये देखें हमारे पास ना एक इमेज है ये वाला। अब देखेंगे ना इसके अंदर जो पिक्सेल्स हैं वो इस जगह पे इनके कुछ वैल्यूज हैं। ठीक हो गया। सर अगर मैं स्क्रीन इसको शेयर हो रही रोटेट है कर आपकी। देता हूँ। स्क्रीन शेयर है अभी तक कैसे चल रहा है? हो रही है सर। हो रही है। पता नहीं मेरे पास रुक गई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप दोबारा रीलोड कर लें। क्योंकि अब आप लोग मुझे नहीं कह सकते कि मेरे पास इंटरनेट का इश्यूज है। अच्छा सर ये बताएं एमएस के लिए इधर कोरिया में स्कॉलरशिप है या यूरोप साइड पे देखें? बाद में करते हैं बात इसमें ना, मैं ये खत्म कर ओके लूँ उसके बाद लेते हैं। अब ये देखें ना अगर ये इमेज का डाटा सेट है यहाँ पे पिक्सेल्स की अरेंजमेंट कुछ और है। अब इस इमेज को ना हमने रोटेट कर दिया है और अब पिक्सेल्स की वैल्यू इस जगह पे कुछ और है। हमें देखने में सेम लग रहा है लेकिन कंप्यूटर क्या देखता है पिक्सेल्स की अरेंजमेंट्स को देखता है कहाँ पे पिक्सल की क्या वैल्यू है। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए ये कुछ इमेज कुछ और है, सेम इमेज नहीं? यस सर। इसके लिए कुछ एक नई इमेज है। हमने क्या किया एक इमेज को हमने दो में कन्वर्ट कर लिया। यस ठीक हो गया।
अब ये दूसरी इमेज है, इसमें हमने क्या किया, हमने ना इसमें स्केलिंग अप्लाई करे, हमने ये कि ये इमेज हमारे कंप्यूटर के लिए अलग है, ये इमेज अलग है और ये इमेज अलग है। इसके अंदर हमने इसको जूम कर लिया और इसमें हमने इसको जूम आउट कर दिया है। तो इमेज सिर्फ एक थी ये वाली, इसी के ऊपर मल्टीपल हम अप्लाई करें, एक थी, एक से ये 2 3 4 होगी यस इमेजेस। इसी इमेज के ऊपर ना हमने इसको फ्लिप कर दिया है, यस 5 हो गई। सर। और इसी इमेज के ऊपर ना हमने थोड़ी डिस्टॉर्शन लगा दी है, यानी कि डिस्टॉर्शन हो गई, थोड़ा सा जो ब्लर ऐड कर दिया, कुछ इस तरह की चीजें ऐड कर दी। अगर आपके पास डाटा काफी थोड़ा है तो आप इस तरह अपने डाटा को ऑगमेंट कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं अपने डाटा सेट को। लेकिन ये जितना ज्यादा डाटा होता है आपका मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ, एक चीज का आपने जहन में याद रखना है, कभी बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के साथ नहीं खेलते। जैसे आपके पास ना एक हार्ट है, ये हार्ट है, यहाँ पे हार्ट की शेप यूं समझे यूं है, और आपने एक हार्ट के लिए कोई डिजीज वाला बना रहे हैं और उसके अंदर ना आपने एक और ऐसी बीमारी ऐड की हुई है जिसके अंदर ना हार्ट की शेप उल्ट हो जाती है, उल्टा हो जाता है हार्ट, इस तरह का। तो आपने इस तरह की हरकत नहीं करनी कि बायोलॉजिकली वो चीज चेंज हो जाए, आपके मॉडल में मसला करे। अच्छा सर, ये बात जो बात डाटा नहीं, ये ऑगमेंटेशन है हार्ट ये वाली का बात समझ सिग्नल हो उसको भी नहीं कर सकते। जी जी। अच्छा, वो जो आपके सर जिस तरह सिग्नल्स होते हैं ना ईएमजी वहां का पे सिग्नल होगा। आप स्मोट लगा सकते हैं, वहां पे आप ना स्मोट लगा सकते हैं, स्मोट। आप स्मोट में ना जो आपका न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा होता है ना वो अलग होता है। ये मैं इमेज प्रोसेसिंग के हिसाब से बता रहा था, डाटा ऑगमेंटेशन जो आप बात करिए उसमें स्मोट है पड़ा। आप जाएं यहाँ पे स्मोट, अगर आप जाएंगे ना वो है पड़ा स्मोट। अगर आपके पास डाटा है ना न्यूमेरिक फॉर्म में, डाटा सेट है कोई, तो वहां पे आप स्मोट लगा सकते हैं। स्मोट में ये होता है कि आप सिंथेटिकली जो है ना अपने डाटा को ओवर सैंपल कर रहे हैं, कि आपके पास डाटा सेट कम था तो आपने ओवर सैंपलिंग कर ली है। उसके बाद एक अंडर सैम्पलिंग होती है कि सम टाइम ना आपके पास डाटा सेट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पास ना 10 लाख पेशेंट्स का डाटा है जिसके अंदर 9 लाख पेशेंट जो है नॉर्मल है और 1 लाख पेशेंट ऐसे हैं जिनमें बीमारी है, तो सबसे बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है? हेलो, आपके पास ना ये देखें एक डाटा सेट है बहुत बड़ा जिसके अंदर 1 लाख पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्यूमर है, और एक ये मैं न्यूमेरिक फॉर्म में बात कर रहा हूँ, यानी कि एक्सेल की फॉर्म में डाटा है। 1 लाख पेशेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास ट्यूमर है, और 9 लाख पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्यूमर नहीं है। तो इसकी बेस्ट अप्रोच क्या है? अगर मैं मॉडल ट्रेन करूंगा तो मॉडल किस तरफ ज्यादा बायस होगा? अहमद बताओ किस तरफ बायस होगा जहाँ पर मॉडल? नहीं है। नॉन ट्यूमर। जहां पे नहीं है, क्योंकि वहां पे डाटा बहुत ज्यादा है। अगर मैंने एक अनबायस्ड मॉडल बनाना है तो इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी? तो इसकी बेस्ट अप्रोच ये हो सकती है कि जो मतलब आपके इक्वल ट्यूमर वाले पेशेंट्स हैं या देंगे ना। उनको आप उनको बढ़ा के जो है ना आप जो है ना 9 लाख तक ले जाएं, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप वहां पे ना जो है ना अंडर सैंपलिंग कर लें कि आप जो आपके पास 9 लाख पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्यूमर नहीं है उनको कम करके 1 लाख पे ले आए। अब 1 लाख करेंगे तो मॉडल बायस नहीं होगा, अनबायस्ड मॉडल बनेगा। इसी तरह होती है ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग असल में यूटिलाइज होती थी डाटा को ना बैलेंस करने के लिए। जैसे अभी देखो आपके पास ना 1200 1200 पेशेंट्स का डाटा है, 700 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्यूमर है और 600 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्यूमर नहीं है। अगर आपने डाटा मॉडल बायसनेस से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 600 वाला नंबर है उसको 700 करना पड़ेगा ताकि वो बराबर बराबर चले। तो ये डाटा बैलेंसिंग के लिए ज्यादातर यूटिलाइज होते थे। डाटा ऑगमेंटेशन भी बनाया गया था डाटा सेट को बैलेंस करने के लिए। उसकी वजह ये होती है कि जब आप एक नॉर्मल से किसी डाटा सेट पे काम करते हैं ना
मेडिकल के अंदर, मैं मेडिकल के डोमेन से आपको बताता हूँ। आपको नॉर्मल पेशेंट्स का डाटा जो है ना टिपिकली ज्यादा मिलता है। ऐसे स्कैन जिनके अंदर ट्यूमर हो वो स्कैन्स कम होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं ना 90% वो नॉर्मल होते हैं और 10% में बीमारी होती है। तो हम क्या करते हैं, उन 10% का जो डाटा होता है ना उसको ऑगमेंट करते हैं, ताकि हमारे पास इनफ डाटा हो ताकि हम मॉडल को ट्रेन कर सकें, यानी कि मॉडल बीमारी को देख सके। बात समझ आ गई है? यस सर, आ गए समझ। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप जब खुद अप्लाई करेंगे ना ये चीजें तब आपको नजर आएंगी। सर ये टेक्निक्स बस इमेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, ये तो डाटा ऑगमेंटेशन तो कहीं भी हो सकती है। आपने डाटा सेट को अपना बैलेंस करना है। जैसे भी मैंने वो एक्सेल वाला बताया था, यानी कि मशीन लर्निंग के अंदर आप स्लॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिंथेटिक माइनॉरिटी ऑगमेंटेशन, यानी कि आप अपने जो इमेजेस कम जिसका डाटा कम होता है उसको आर्टिफिशियली बढ़ा लें, या फिर जिसका डाटा सेट कम है उसको ड्रॉप कर दें, ज्यादा है उसको ड्रॉप कर दें। ठीक है सर। उसके बाद और बताएं, किसी को कोई समझ ना हो, जिसको समझ ना आई हो। सर उसके अलावा एक सवाल है जो सर अगर बायो, हमने अपना कोई प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्यूटर विजन लगाना, अच्छा आप पूछ लें, सॉरी। हाँ, कोई तो पूछ लो। आप बताएं कौन पूछे? तो आप जिसने पूछना है पूछ लें। चलिए मैं पहले पूछ लेता हूँ सर। ये जो सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर हम जो श्रिंक करते हैं तो उसमें हम जो है KNN लगाते हैं, CNN ना लगाएं। तो श्रिंक करने के लिए क्या श्रिंक करते इमेज हैं? हम कहते हैं कि हमने इमेज का साइज श्रिंक करना है, तो हमने उसमें नेसेसरी पैरामीटर्स लेने हैं उसको सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर। तो वहाँ सिग्नल के अंदर इमेज की कहाँ से बात आ गई है सब भाई? बायोमेडिकल इमेज अलग चीज है, सिग्नल अलग इमेज चीज है। प्रोसेसिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग का सब्जेक्ट है सर उसके अंदर। अच्छा अच्छा, आप सिग्नल की बात कर रहे हैं, मैं इमेज की समझ रहा हूँ। इमेज नहीं होता सिग्नल्स के अंदर, सिग्नल्स कुछ और ही चीज होती है। हाँ जी वो तो ठीक है, लेकिन ये कि हम कहते हैं कि चले हमने सिग्नल भी हमने श्रिंक करना है और उसके अलावा इमेज भी श्रिंक करनी है। चले हम इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज के थ्रू जो हम उसको श्रिंक करते हैं तो वहाँ पे कौन सी टेक्निक लगती है? KNN के यस सर। अंदर के यस नियरेस्ट सर। नेबर्स। यार के नियरेस्ट नेबर्स तो श्रिंकिंग एल्गोरिदम है ही नहीं है किसी सर के मैं पास। खुद उस दिन मेरी क्लास हुई, मैं खुद परेशान था। मैंने कैसे ये तो कैसे हो सकता है? तो वो कह रहे थे, मैंने कहा ये तो अगर करना है तो CNN के थ्रू मैक्स पुलिंग हो सकती है। तो वो कहते नहीं होता है इस तरह। यार वैसे आप अगर आपके पास इमेज है CV2 यूटिलाइज करके उस इमेज को रिसाइज यस कर सर, मैं सकते हो। वही मैं कह रहा था, लेकिन वो कहते नहीं KNN इस्तेमाल करना है बस। यार मुझे देखना पड़ेगा वो केस क्या है, आप वो डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो तभी मैं आपको बता सकता हूँ, इस तरह तो मैं नहीं बता सकता। चलिए मैं तो देखूंगा, भेजूंगा सर आपको। क्योंकि ये वो चीज़ें मैं अगर बायोमेडिकल के रिलेटेड है तो मैं खुद बायोमेडिकल ग्रेजुएट्स हूँ, तो आई थिंक डोंट थिंक सो कि मुझे वो चीज़ समझ ठीक में है, आ मैं फिर जाएगी। आपको भेजूंगा सर। मैंने भी मे भी वो इनके पास में पढ़ी हुई है ये यस। चीज़ें। अब आप पूछें। सर मैं यही पूछ रही थी कि अगर हमारे पास सिग्नल्स है ना, आप कह रहे हैं कि उसको आप न्यूमेरिक वैल्यू में लेके सिग्मॉइड फंक्शन लगा के जो है हम उसको ऑगमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने लाइक उसको कंप्यूटर विजन की तरफ लेके जाना हो तो वो क्या डिफिकल्ट थिंग हो जाएगी? और अगर 50 पेशेंट्स का डाटा हो कंप्यूटर तो वो विजन का मैं इनफ नहीं आपको होगा? बताता हूँ, कंप्यूटर विजन का ना मैं इतना सिंपली बताता हूँ। हम देखते हैं वैसे अप्लाई हो जाते हैं CNN, जो CNN को आप ना फीचर एक्सट्रैक्शन के तौर पे देख लें, लेकिन जो ये कंप्यूटर विजन है ना ये बेसिकली है गिविंग द पावर टू द कंप्यूटर सो दैट दे कैन सी। सी सिर्फ हम किस चीज को देख सकते हैं, इमेजेस को देख सकते हैं। सिग्नल्स आर समथिंग डिफरेंट। सिग्नल्स आप मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क से अच्छा कर सकते हैं।
अगर आप 50 पेशेंट्स है ना, 50 पेशेंट्स मुझे नहीं लगता कोई इतना इनफ डाटा, लेकिन आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ करके ना एक अच्छी एक्यूरेसी, आप बेहतर एक्यूरेसी ले सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास पहले थे 300 पेशेंट्स, तो मेरे पास एक्यूरेसी काफ़ी कम आ रही थी, तो मैंने उसको 500 किया तो मेरी एक्यूरेसी 83 पे पहुंच गई है, 83% पे। और फिर मैंने थोड़ी सी जो है पैरामीटर्स फाइन ट्यून किया तो 86 पे चली गई है। तो ये चीज़ें, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क का मसला ये होता है कि अगर आपके पास डाटा कम है ना, तो डीप लर्निंग के मॉडल वैसे ही ओवरफिट हो जाते हैं, डाटा कम हो तो। सर एक और क्वेश्चन था, ये जो भी आपने हमें प्रोजेक्ट दिखाया था आपका किया हुआ, आपने कहा था कि आपके पास फोल्डर के अंदर जो है ना वो इमेजेस पड़े हुए हैं, तो आपने उस इमेज को पहले 224 की डायमेंशन पे सेट किए एंड देन उसको जो है आगे प्रोसेसिंग की है ना? नहीं नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ मेरी, हाँ 224 तो बेसिक है ना। अगर वैसे थे वो 256 के, 256 बाय 256। जब मैंने उनको रीड किया था ना, ये देखें मैंने यहाँ पे इमेज को रीड किया है, इसके ऊपर कुछ फिल्टर अप्लाई किया और साथ ही मैंने रीसाइज कर लिया ताकि मैं मॉडल को फीड कर सकूं। ये गलत कमेंट है। ये यहाँ पे देखेंगे 224 है, तो यहाँ पे भी इमेज साइज 224 बाय 224 बाय 224 हो जाएगा। तो फोल्डर्स के लिए आप ओएस मॉड्यूल को पढ़ लें, बड़ा इजी मॉड्यूल है ओएस। TQDM मैंने वैसे बताया था कि ये जो परसेंटेज में दिखाता है, अगर मैं ये ना भी करूँ यूटिलाइज फिर भी काम हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास मिलियंस ऑफ इमेजेस होते हैं ना, तो आपको देखना पड़ता है कि मेरा कितने % काम हो चुका है और कितने दिन और लगेंगे। अच्छा, एवरीथिंग क्लियर। मैं दोबारा लिंक करूं, आप 5 या 7 मिनट के लिए आ जाएंगे दोबारा? अभी 1 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन कर लेंगे, यस। जी सर, आ जाएंगे। तो जल्दी से कीजिएगा। आवाज मेरी क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा ना, मैं थोड़ी सी एक ना आपको चीज दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने ना कुछ चीजें छोड़ी हैं जो आपने खुद से देखनी है। एक और तरीका होता है, अगर आपके पास कुछ चीजें हैं और वो कम हैं, इतनी कंप्यूटेशंस नहीं करना चाह रहे, तो एक मेथड होता है 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन। तो ये आपने देखना है कि 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन हम क्यों अप्लाई करते हैं। इसका बेसिकली मकसद होता है कि आपने ना अपने डाटा की ना कंप्यूटेशनली जो कम्प्लेक्स है उसको कम करना है। तो अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं तो आपका जो डाटा सेट है ना कंप्यूटेशनली 10 टाइम्स कम हो जाती है उसकी कंप्यूटेशन। अगर आपके पास 120 करोड़ मल्टीप्लिकेशन है तो वही काम आप 1 करोड़ मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं यूजिंग 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन। ये आप सर्च आउट कर लीजिएगा वो किस तरह होती है। उसके बाद आपने पढ़ के आना है स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म। ये थी हमारी क्लासिफिकेशन तक की बात कि इमेज के अंदर क्या है। अब अगली बात हम ये करेंगे कि अगर आपके पास एक इमेज है, उसमें से अगर हमने कुछ लोकलाइज करना है तो वो कैसे करना है। इमेज लोकलाइजेशन क्या होती है?
किसी को याद है? हमने डिस्कशन की थी इमेज लोकलाइजेशन पे। किसी को याद है? ये ना एक इमेज लोकलाइजेशन है कि आपके पास ना एक इमेज है, अगर आपने उसमें से कुछ लोकलाइज करना, आपने एग्जैक्ट बताना है वो बंदा कहाँ पे है। डेट इज कार्ड जैसे वो ट्यूमर में पड़ी थी हमने। ये देखो यहाँ पे, ये देखो कि इमेज, अब पूरे इमेज में से वो ढूंढ के बताएगा कि ये चीज कहाँ पे है। ये थी इमेज लोकलाइजेशन। ये थोड़ा सा ज्यादा टफ टास्क है जितना हमने पढ़ा है ना। पीपल इमेज की बजाय हम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इमेज के अंदर से ऑब्जेक्ट को लोकलाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा सा इमेज नहीं मिल रहा, तो इसमें यही है कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, जैसे अब ये है पड़ा, ये भी स्प्रिंगर के पेपर के अंदर है। ये देखें, ये आपके पास ना एक इमेज है जिसके अंदर डॉग है, कार है और बाईसाइकिल है। अब मैंने ना इसमें से देखना है कि मेरी कार कहाँ पे है, डॉग कहाँ है और बाईसाइकिल कहाँ है। तो उनके गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स बनाना है, डॉग, बाईसाइकिल एंड कार। और इसको हम किस तरह करेंगे, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? योलो, यू लुक ओनली वंस। दिस यू लुक ओनली वंस सबसे ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम है फॉर इमेज लोकलाइजेशन के लिए। तब ये देखे हमने पेपर इमेज लोकलाइजेशन का पढ़ा है तो आपको योलो नजर आ गया। इसी तरह आपको ये एल्गोरिदम डिफरेंट जगह नजर आएंगे, इसी तरह की कुछ चीजें। फास्टर RCNN भी यूटिलाइज हो सकता है, डिफरेंट है, लेकिन हम सिर्फ योलो को पढ़ेंगे। स्लाइडिंग विंडो भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये एक पर्सन है, ये ज़ेब्रा, इस टाइप की चीजें, इस तरह का टास्क। ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल टास्क है जो टास्क हमने अभी तक पढ़े हैं। ये पैटर्न रिकॉग्निशन में भी तो यूज होता है। ये पैटर्न रिकग्निशन इन्हीं को ना एक ही सिमत में रखा जाता है। पैटर्न रिकग्निशन एंड ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन तकरीबन एक ही जगह पे होते हैं। ये ना असल में पैटर्न रिकग्निशन को आप सेगमेंटेशन में भी देख सकते हैं कि आपने एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद है पड़ा इमेज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन ये हमारा मेडिकल में बड़ा यूटिलाइज होता है। हालांकि जो एल्गोरिदम आजकल यूज होता है ना, इट्स यूनेट, जिसके अंदर पहले आप डाउन सैम्पलिंग करते हैं फिर आप अप सैम्पलिंग करते हैं। वो तो था एक बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स में कुछ पिक्सेल्स ऐसे होते हैं कि जो कि हम गलत कर रहे होते हैं। जैसे अब ये देखो ना, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पिक्सेल्स हैं। जब आप करेंगे तो बाउंडिंग बॉक्स बनाना ज्यादा इजी है, सेगमेंटेशन करना ज्यादा मुश्किल है कि एक एक प्रिसाइजली एक एक पिक्सल पे बताना है कहाँ पे है इमेज। मैं ना आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ। तो जो सिटी स्कैन में होती है वो भी तो सेगमेंटेशन ही होती है ना? नहीं, इससे जो आपका सिटी स्कैन में सेगमेंट होके आता है ना, वो आपका जो वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो वहाँ पे ना खुद बैठ के सेगमेंट करता है। आपने कभी शायद देखा नहीं है, मैंने तो वर्क किया साइमंस, मैंने किया था सिटी स्कैन सीमंस की थी, और उनका अपना ही एक सॉफ्टवेयर होता है। हर एक जो भी मशीन आएगी उसके साथ सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई 3D मॉडल बनाया तो वो खुद ब खुद सेगमेंट करता है, खुद बैठ के मैनुअली। बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इनसे मैं भी करवाया हो किसी ने सेगमेंट ऑन 3D स्लाइसर। हमारे ना एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम सेगमेंटेशन करते हैं यूजिंग 3D स्लाइसर। वो मैनुअल होती है सेगमेंटेशन। हम ऑटोमेटिक सेगमेंटेशन की बात करें कि मॉडल को फीड करें और मॉडल उन ट्यूमर को देखे और उसको सेगमेंट करके दे दें। फिर इस सेगमेंट का फायदा ये होता है कि हम उस इमेज का जो जिसको हमने सेगमेंट किया हम उसका 3D मॉडल बना सकते हैं। हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं पूरे ट्यूमर की 3D में कि ट्यूमर दिखता किस तरह का है।
तो ये यूनिट से होता है, यूनिट आर्किटेक्चर। यूनिट जहाँ सेगमेंटेशन की बात आती है, ये पॉसिबल ही नहीं होता कि यूनिट की बात ना हो। यूनिट भी एक सिंपल सा एक आर्किटेक्चर है। बात वही है जैसे हमने पहले की थी कि आपकी मर्जी है आर्किटेक्ट, अगर आपका कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है तो वो उस वक्त का सबसे बेहतर आर्किटेक्चर है। ये यूनिट आर्किटेक्चर है जिसके अंदर पहले आपकी डाउन सैम्पलिंग होती है, फिर अप सैम्पलिंग होती है। यानी कि पहले इमेज को छोटा किया जाता है, फिर उसी इमेज को बड़ा करके सेम साइज पे लेके जाया जाता है। और इसके अंदर भी स्किप कनेक्शन है, ये देखें इन्होंने भी स्किप कनेक्शंस को ऐड किया हुआ है। समझ गए हैं? क्लियर है ये बात? हेलो, समझ तो आ रही है लेकिन बस होती नहीं। नहीं होगी सही है। देखें आप तीनों के बैकग्राउंड क्या है? अहमद का तो आई थिंक बायोमेडिकल है, लीजा का भी है, और आपका क्या है बैकग्राउंड? बायोमेडिकल। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं? मैं मास्टर्स हूँ। आप मास्टर्स हैं? हो गया या करना है अभी? कर चुकी हूँ। ये देखिए ये ना सिंपली एक बात होती है थोड़ा सा बी लॉजिकल होने की। ये मैं आपका तो नहीं कहता कसूर, इसमें थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी होता है कि हमारा एजुकेशन उस एक्सटेंट का नहीं है जिस एक्सटेंट का होना चाहिए। मैं ना ये